पूजा स्थल के कुछ नियम है। उसका जो पर्दा है, कर्टन है, वो लाल रंग का, भगवे रंग का, केसरी रंग का नहीं होगा। 99% लोग ये लगाते हैं। अगर मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं क्यों वास्तु को अपनाऊं? कि वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट्स की बात करता है, 5 तत्वों की बात करता है। इनसे संसार, ब्रह्मांड और ह्यूमन बॉडी बनी है। तो वास्तु की बात जो है कि वो मानव शरीर, यानी वो 5 एलिमेंट्स जो हमारे अंदर है और उस घर के अंदर हम रहते हैं, उनको बैलेंस करके रहने की, उनमें सामंजस्य बिठाना, उनमें तालमेल बिठाना, ये वास्तु है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इस समय मौजूद है वास्तु के एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी, जिन्होंने अपने वास्तु के जरिए से लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। जो मंदिर है उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम में रखना शुभ है या अशुभ है, क्या क्या वास्तु के हिसाब से आपके लिए बेटर है। हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि कई फ्लैट्स सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो वो बने बनाए हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे व्यक्ति को घर बनाना नहीं चाहिए, बना बनाया लेना चाहिए। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि कई ऐसी जगहें होती हैं जहां आप पैर रखती है आपको बड़ी शांति से महसूस होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां बेवजह आपको बेचैनी सी होती है, बहुत नेगेटिविटी सी फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वहाँ की जगह आपको कुछ फील करवाना चाहती है या फिर आपके अंदर कुछ बदल सा जाता है? प्रणाम इंडिया, पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आंचल वर्मा। अगर मैं बात करूँ एक लेमैन के लिए वास्तु क्या है, वो उसकी परिभाषा को कैसे आप समझा पाएंगे और क्यों मुझे जानना ज़रूरी है कि वास्तु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं क्यों वास्तु को अपनाऊं? जी, पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि आम आदमी की बात, यानी वास्तु की परिभाषा, हालांकि अब सब लोगों को मालूम है, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। एक इसकी जो परिभाषा वाली बात है कि वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट्स की बात करता है, 5 तत्वों की बात करता है। इनसे संसार, ब्रह्मांड और ह्यूमन बॉडी बनी है। तो वास्तु की बात जो है कि वो मानव शरीर, यानी वो 5 एलिमेंट्स जो हमारे अंदर है और उस घर के अंदर हम रहते हैं, उनको बैलेंस करके रहने की, उनमें सामंजस्य बिठाना, उनमें तालमेल बिठाना, ये वास्तु है। ओके। दूसरी बात, वैदिक आर्किटेक्चर सिस्टम को हम वास्तु बोल सकते। भवन निर्माण की वह कला जो नेचर को ध्यान में रखती है। खिड़की कहाँ होनी है, हवा कहाँ से आएगी, रोशनी कहाँ से आएगी, दरवाजा कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, ये जितनी भी चीज़ें यानी प्लेसमेंट्स, आर्किटेक्चर प्लान जो बनता है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो वास्तु होता है। अब आपकी बात की भी, एक आदमी की सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऐसा कोई भी संसार में आदमी नहीं होता है कि जिसकी सभी चीज़ें ठीक चल रही हों। नानक दुखिया सब संसार, तो वो तो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बेसिक तौर पर मान लीजिए कि एक आदमी बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फिर वो इसको क्यों माने? मेरे ना पहले वेबसाइट पर लिखा रहता था कि वास्तु की जरूरत किसको है। इनफैक्ट जब उसको उसकी जरूरत नहीं है। आप अभी यंग हैं, अभी आपको सेहत बनानी है तो आपको जिम जाना है, एरोबिक्स करना है, जो भी करना ना। लेकिन मान लीजिए मेरी एज में आके सेहत बनाएंगे तो फिर तो आप बीमार हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके लिए हॉस्पिटल है। तो जब आप कोई चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग क्या करते हैं कि यंग एज में तो जाते हैं फॉरेन ट्रैवल करने, कहेंगे जी नहीं जी हम दुबई जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, दिस एंड दैट। मैं कहता हूँ यंग एज के अंदर में हाँ भाई सभी तीर्थ कर लीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो पैसे से फैसिलिटी मिल जाएगी, 5 स्टार में मिल जाएगा, लेकिन केदारनाथ पे 5 स्टार कौन देगा आपको? बद्रीनाथ पे कौन देगा? ठीक है ना, अमरनाथ जी पे कौन देगा? तो वहाँ पे आपको फिजिकल फिट रहने की जरूरत है। तो आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ और ऑडियंस को भी कह रहा हूँ आपके थ्रू कि जितने भी धार्मिक स्थल पे जाना है वो यंग एज में जाना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, कि चलिए हमने मान भी लिया, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं अपने लेक्चर में भी बोलता हूँ, अपने वर्कशॉप में भी बोलता हूँ कि कायदे की बात छोड़िए, फायदे की बात कीजिए। तो मैं इसके साथ में दूसरा शब्द क्या बोलता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। करेक्ट, ठीक है ना, यानी नियम में रहेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है ना। तो कायदा क्या है कि हमारे को जब ये चीज़ का पता हो जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारे को खाना अच्छा मिलेगा, बढ़िया बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा
और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कीटाणु नहीं रहेगा, तो साइंटिफिक है, तो किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है। ओके। तो कुछ चीजें ना वास्तु के अंदर में यूनिवर्सल है। साउथ ईस्ट की आपने बात की है, इसके पीछे का क्या साइंस है? ये वास्तु कैसे, किस साइंस पे काम करता है? हाँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि सबसे तेज धूप कहाँ होती है? साउथ में होती है, ओके। दक्षिण में होती है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद यानी साउथ और ईस्ट के बीच के समय यहाँ भी बहुत गर्माहट होती है। और किचन के अंदर में क्या है? सब खाने पीने की चीज़ें। अगर वो ऐसी जगह पर रहेगी जहाँ उसको गर्माहट मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी, तो वो नेचुरली उसमें कोई ऐसा नहीं है फंगस लग जाएगा, कुछ और हो जाएगा, दिक्कत आएगी, कोई बैक्टीरिया, कुछ नहीं। इसलिए उसका साइंटिफिक रीजन ये कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ये बेस्ट वे है उसका। ओके। तो इसी तरीके से हमारे को जगह जगह पे इसका वैज्ञानिक आधार समझने को मिलते हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक आधार से पहले वो भी बता दूंगा आपको। ये बताना चाहता हूँ उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि आम आदमी वास्तु को इसलिए यूज करता है, पैसे से तोल लेता है। इनफैक्ट हम किसी भी टाइप की तरक्की को पैसे से ही तोलते हैं आज के। हाँ। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी, सभी हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको पैसे के वजह से, आपने बोला कि बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग जब इन चीज़ों को मानते हैं तो एक छोटा आदमी भी सोचता है शायद इसी से पैसे वाला बना जाता है। बिल्कुल। तो इट मीन्स क्या है कि पैसे से ऊपर की चीज़ है ये। तो पैसा वास्तु का बाय प्रोडक्ट है। इसका मतलब तो है सुख, सुविधा, शांति, स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए पैसा तो इसका बाय प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ें होंगी तो पैसा तो आ ही जाएगा। मेरे एक मित्र है, तो वो किडनी के से काफ़ी परेशान है, ट्रांसप्लांट क्या बोलते हैं, डायलिसिस हो रहा है उनका हर तीसरे दिन। तो वो अब मेरे को बोलते हैं कि यार नरेश, तेरे पास तो सब कुछ है। अब मेरे पास सब कुछ नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं कि वो मुझसे 10 साल छोटा है। उसके बावजूद भी वो कह रहे तेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं करता, बस मैं कुछ नहीं, भगवान मुझे सब ठीक करते हैं। यानी वो सिर्फ हेल्थ मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आपकी सेहत में आपका मन भी आ गया, शरीर भी आ गया, दोनों ठीक रहेंगे। पैसा तो जी हर आदमी यथासंभव कमा ही लेता है, वो कोई बड़ी बात। सुख की अलग अलग परिभाषा है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तु दोष होने से किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं बोल सकते कि वास्तु का इशू है, कोई और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हेल्थ में इशू आ रहा है, शादी नहीं हो रही है या रिलेशनशिप सही नहीं है, तो क्या हम लोग उसका एक रीजन वास्तु ही माने या फिर इसके अलावा और भी कोई और? नहीं, किसी भी चीज़ की, किसी भी कामयाबी या नाकामयाबी का एक रीजन कभी होता ही नहीं है। कई फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है ना। आप सुंदर हैं तो केवल हमेशा सुंदर रहेंगे तो इसके पीछे आपको बहुत से हमको एक्सरसाइज करनी होती है, मेंटेन करना पड़ता है, अच्छा खाना पीते हो तो भी तो सुंदर रह सकता है ना आदमी। अदरवाइज तो भाई कितना मोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक फैक्टर कभी भी काम नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। तो वास्तु कितना परसेंट इस पे इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों? ऐसा कोई शास्त्रों में इसकी परसेंटेज ही नहीं दी गई, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो 50% अपना कर्म है, 30% उसकी डेस्टिनी है, भाग्य है उसका, जो कि इसके कंट्रोल में नहीं है, पैदा होने से पहले लिखा जा चुका, आखिरी फैसला है। दूसरी जो चीज़ आती है, मतलब तीसरी जो चीज़ है वो है वास्तु, यानी 70%। ओके। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर अब आपको वास्तु ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक किया जा सकता है, और फिर भी किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसका इम्पैक्ट 20% है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी नाकामयाबी का श्रेय वास्तु को ना दे दे, ये समझ आ रही है। हाँ, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ वास्तु 100% रोल प्ले कर देता है। किन सिचुएशंस में? बहुत सारी है। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, उसने ड्रेनेज पाइप में एक अपनी बॉल फंसा दी। बॉल फंसा दी तो पूरे घर में स्मेल हो गई। कोई गंदा पानी जा ही नहीं रहा, बात कहीं ड्रेन ही नहीं हो रहा, तो पूरे घर में स्मेल हो गई। तो आप क्या करते हैं, एक स्वीपर को बुलाते हैं, वो में खपच्ची सी मारता है या कुछ करता है, या प्लम्बर को बुलाते हैं तो उसको वो निकाल देता है। यदि इस पूरे एपिसोड को अपनी आंखों से ना देखें और आप उसका
अगले दिन आप देखें उस घर में तो आपको वो घर शांत लगेगा ना, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जिसमें कुछ करिश्मा हो गया। तो वास्तु में भी हम कुछ काम करते हैं, वो है तो टेक्निकली, बट लगता है वो करिश्मा, क्या ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारे से तो ये काम हो ही नहीं रहा था, हमारे ये काम बन गया। तो ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि वास्तु के अंदर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो उसका फ़ायदा रहेगा ही रहेगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी आप उसमें वास्तु का रूल 100% हो गया ना, कोई नाली ब्लॉक हो गई, कोई इतनी सी बॉल थी, 200 रुपये लगने थे, 500 रुपये लगने थे, कहने का मेरा मतलब समझे कि बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट था बट उसने मेजरली उसमें इम्पैक्ट कर दिया। एक छोटा सा तिनका आंख में चला गया, छोटा सा है बट उसने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया हमारा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है ना, और वो इजीली निकल भी जाएगा बट उस टाइम के लिए उन्होंने हमारे को हिला के रख दी। तो इसी तरीके से वास्तु के अंदर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में माइनर लगती हैं बट उसका इम्पैक्ट बड़ा मेजर आ जाता है। तो ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं, तो वास्तु के पीछे में जगह जगह उसका साइंटिफिक आधार उसका देखने को मिलता है, उसका वैज्ञानिक आधार देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके। तो मेरे मन में एक सवाल था, मैं चाह रही थी कि ये मैं कोई आएगा तो उस वास्तु एक्सपर्ट से ज़रूर पूछूंगी। कई ऐसी हम लोगों ने ऐसी प्लेसेस, कई ऐसे लैंड्स देखी हैं जो कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेसेस टाइप की, भाई यहाँ पे ये तो हॉन्टेड है, ये भूतिया है, इसे कोई भी नहीं लेगा तो वो फ़ायदे में रहेगा, और बल्कि वो कम दामों में भी बिकती है फिर भी लोग उसे लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जो ऐसी लैंड्स होती हैं, ऐसी एबंडेंट प्लेसेस होती हैं, क्या इनको भी, क्योंकि वो तो बहुत सालों से है, बहुत सालों से उस पर इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं, इविल स्पिरिट का इम्पैक्ट उस पर होता है, तो क्या ऐसी चीज़ों पे या ऐसी लैंड्स पे भी हम लोग वास्तु के कुछ उपयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं, वास्तु उसका सॉल्यूशंस मान सकते हैं? इसको हम डेड श्योर नहीं बोल सकते, 200% नहीं बोल सकते इस बात को कि ये वास्तु से ही ठीक किया जा सकता है। अच्छा। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% तक ठीक किया जा सकता है, बशर्ते सामने वाला वास्तु कंसल्टेंट या कोई जो भी कंसल्टेंट है वो उस विद्या का एक्सपर्ट हो। पहले तो उसको फॉल्ट पता होना चाहिए। फॉल्ट कैसे हो सकता है? मान लीजिए वहाँ पे किसी ने मजार बना रखी है, उसको मजार का कोई मीनिंग नहीं है, बट डच के मारे बना दी गई, कोई वहाँ पे आता नहीं है कोई, ठीक है। फिर किसी ने दूसरे ने चलो जी साथ में बजरंगबली का मंदिर बना देते हैं, आम भाषा में लोग बोलते हैं हमने तो फैक्ट्री बनाई है जी, हमने तो मजार बना दीजिए। फिर बाद में उनको फैक्ट्री बढ़ानी पड़ती है, एक्सटेंड करनी पड़ती है, फिर उसको तोड़वा देते हैं जी, फिर तोड़वा दीजिए, हमारी तो बड़ी दिक्कत हो रही है जी। अब हो रही है किसी और वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, लेबर को कोई दिक्कत हो गई, और कोई भी वजह हो उसके दिमाग में वो बात आ जाती है, ठीक है ना, कि हमने तो पीर बाबा का ये बनाया था। अभी मैंने मैं आता हूँ हॉन्टेड हाउस पे, पहले बात करता हूँ, मैं अपनी एक बताता हूँ जब मैंने विजिट किया, बहुत सारी की हैं, एक दो बता रहा हूँ। एक फैक्ट्री में हम गए, टेक्सटाइल मिल है वो, तो अग्रवाल फैमिली है, तो उन्होंने कहने लगे जी, जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, वो इस वेट में थे कि हमने इतनी महंगी कंसल्टेशन दी है, हम इससे कुछ सुनना चाहेंगे। तो मैंने जब देखा तो डे टाइम में हमने देखा था, तो डे टाइम में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था कुछ खास, ठीक सा था, ऑलमोस्ट वास्तु उसका तकरीबन ठीक सा ही था। ओके। फिर भी वो फैक्ट्री जो है ठीक से चल नहीं रही थी। उनका IPO भी आया है, सब चीज़ आई है, बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जुगाड़ू वाली कंपनी थी, पूरा पैसा लगा रखा था। अच्छा। जो बॉस लोग थे उनको पूरी नॉलेज थी, उस चीज़ की कमांड थी, और पुराने लोग थे। फैक्ट्री उन्होंने करीब 5 साल पहले 4 साल पहले ली थी, एक और भी थी, वो वाली फैक्ट्री में दिक्कत आ रही थी। तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल साइलेंट रहे, हमने लंच कर लिया, उसके बाद कहता सिंगल साहब देख लिए सब ठीक है? मैं कहा हाँ जी सब ठीक है। मैं कहा लेकिन रुक के चलेंगे, जबकि मुझे वापस दिल्ली आना था, तो मैं कहा ये रुक के चलेंगे। कहते क्या बात? तो मैंने कहा रुक के चलने का मतलब कहते कि कुछ चीज़ें ना रात को एक्टिव होती हैं। ओह। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, आप कभी देखिए करेक्ट। यहाँ पे लाइट जलाइए, आपको जो है ना कॉकरोच है, छिपकली है, सब भग जाएंगे, वो अंधेरे में घुस जाएंगे।
या घर में लाइट बंद कर दो तो आपको कॉकरोच चलते हुए मिल जाएंगे, ऑन करोगे तो छुप जाएंगे। देखा आपने कभी ऐसा हाँ experience? बिल्कुल बिल्कुल, होता है ना? हर घरों में होता है, राइट। ठीक इसी तरीके से ही नेगेटिव एनर्जी हमेशा रात को एक्टिव होता अंधेरे में एक्टिव होती है। है। तो मुझे वो, इसलिए हम बहुत सारी विजिट्स रात को करते हैं, ओके। ये दोनों टाइम में करते हैं, दिन में भी करेंगे रात को भी करेंगे। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि भाई एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। तो वहाँ देखा तो फिर उन्होंने बोला, मैं जो चलता हुआ मुझे एक जगह में रुक गया, जबकि वहाँ उन्होंने मंदिर भी बना रखा था। तो अब वो मंदिर उन्होंने कोई आस्था से या बड़ी श्रद्धा से नहीं बना रखा था, डर के हमारे बना रखा था अच्छा। कि भाई बजरंगबली का मंदिर बना दो, किसी ने कहा है, हमारे एक पंडित जी है, तो इससे फर्क पड़ेगा। उन्होंने मुझे सुना भी दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बात बिल्कुल ठीक थी, उससे ऊपर तो हम हैं थोड़ी, कोई भी विद्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बावजूद भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ, क्योंकि उसके पीछे का जो मोटिव ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि आप श्रद्धा से लगाते ना, आपने भगवान को चौकीदार बना के रखा है, हाँ तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ। तो फिर इसका वो इम्पैक्ट भी तो नहीं आएगा ना। मैं आपको आपके ऊपर एहसान करके आपको खाना खिलाऊं तो आप तो नहीं खाओगे, चाहे भूखे भी हो। आप तो कह दोगे मेरा तो फास्ट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बहाना मार दोगे, आप खाओगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से भगवान को नहीं समझ में आएगा। तो फिर मैंने उनको बोला, पूरी बात करी, इनको समझाया, तो मैं वहाँ पे अटक गया थोड़ा सा आगे। तो जाने के बाद देखा, मैं कहा यार, तो वहाँ पे कुछ एक दो जो वर्कर थे उनके, जिन्होंने रोक रखा था, कहते जी यहाँ पे हमारे वो आदमी आ रहते हैं, कोई आता है तो कोई थप्पड़ मार के चलाया। मैं कहा दिखता नहीं, तो कहता नहीं दिखता नहीं, भाई थप्पड़ का एहसास होता है अंधेरे में ही? हाँ, अंधेरे में भी, जब भी। अच्छा। तो कहता मैं कहता और कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक लेडीज जाती है, 2 बच्चों के साथ आती है, और हमें जाती हुई दिखती है। ओ। मैंने कहा अच्छा, अच्छा। तो जब मैंने इस सिक्के की चीज़ें देखी, तो फिर इसमें हमें अलग अलग टाइप के उपाय, रेमेडीज करनी पड़ती हैं, तब जाके चीज़ें ठीक होती है। हाँ, वो ठीक हो गई है, हमारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे। तो हमने जब कर लिया, तीन चार बार स्टेप में वो ठीक हुई है वो चीज़, एक बार में नहीं हुई, बट अब वो फर्स्ट क्लास चल रही है। तो वो क्या फैक्ट्री का जो रीजन था वो ये था कि वहाँ पे इविल स्पिरिट्स रहती थी? यस। ओके। और उसका क्या है, उसका इन जनरल क्या है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी कैसे आ जाती है, पैदा कैसे हो जाता है। आप इस घर को, इस स्टूडियो को मान लीजिए 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे अपने आप से जाले लग जाएंगे, अपने आप से दिक्कत हो जाएगी ना। हो जाएगी ना। बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से जब कोई प्रॉपर्टी लंबे टाइम तक अंधेरे में रहती है और वो उसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए आप अपने घर से भी कभी बाहर जाएं 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आप कोई एक बल्ब जरूर जला के जाएं, कोई एक लाइट जरूर ऑन करके जाएं, कभी भी ऐसे खाली ना छोड़ के जाएं, जो कि 24 घंटे चले। दूसरी बात, जैसे वहाँ पर मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, युद्ध की भूमि रही है, या कोई बहुत घिनौना काम हो गया, आत्मा उसकी चिल्ला पड़ी वहाँ पर, तो वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। या डायरेक्शन वाइज भी कोई कमी होती है, नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत है, साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है, सेंटर में दिक्कत है। ये 3 डायरेक्शंस में से उस भूतिया घर कह लीजिए, भूतिया प्रॉपर्टी कह लीजिए, भूतिया ज़मीन कह लीजिए, वहाँ पर इन 3 डायरेक्शंस में ये दोष आएगा ही आएगा। कौन सी डायरेक्शन से? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर, ब्रह्मस्थल। ओके। यानी ये मेरा नॉर्थ ईस्ट यानी सिर का हिस्सा, पैरों का हिस्सा यानी साउथ वेस्ट, यानी नाभि का सेंटर, ब्रह्मस्थल। इन 3 जीवन, इन जनरल भी किसी का दिमाग खराब हो जाए तो, किसी के पैर खराब हो जाए तो मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल। पेट खराब हो जाए, कुछ भी खाएगा चलेगा नहीं, ठीक है ना, ब्लड बनेगा ही नहीं, स्वस्थ रहेगा ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है आंचल कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे को ये पता लगता है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। आप भानगढ़ी का किला देख लीजिए, रात के में मना करते हैं। 64 योगिनी का मंदिर है, मैं गया नागपुर में, सॉरी नागपुर कह रहा हूँ, जबलपुर में है, तो वहाँ पे भी रात को नहीं जाना, मैं अलाउ नहीं, लिखा हुआ बोर्ड पे लिखा हुआ। हाँ, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, कि आप रात को यहाँ पे नहीं जा सकते, बंद हो जाता है।
ठीक, कोई भी होता नहीं, ह्यूमन होता ही नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी, उमानंदा जी का है मंदिर, वहाँ पे कोई रात को नहीं जाता गुवाहाटी में। तो उनके रीजंस क्या है? इनके रीजंस ये है कि उस टाइम पे उस अलग चीज़ का अधिकार हो जाता है। दूसरी हम एक चीज़ क्या करते हैं, वास्तु में एक चीज़ होती है, वास्तु शास्त्र में वास्तु का एक क्षेत्र होता है, मतलब वास्तु में से, जैसे आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी मेरे से खरीदी, आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी ना, तभी तो वो आपकी होगी। तो ये हम कानूनी प्रक्रिया तो कर जाते हैं, लेकिन उस जमीन का मालिक कोई और है, ठीक है ना, उसकी हम परमिशन नहीं लेते। लेकिन अब तो जमीन के मालिक मैं होगी, ये तो मतलब legal way में कानूनी होगा तौर ना, पे ये होगी। तो कानूनी तौर पे होगा ना। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन उस जमीन का मालिक कोई और है। तो वहां पर जब हम जाते हैं, इसीलिए जो है ना, वास्तु शास्त्र में वास्तु शांति का एक नियम है। वास्तु शांति और वास्तु पूजा दो अलग अलग चीजें। जैसे बना हुआ स्टूडियो है आपका, अब इस स्टूडियो में आप कुछ नहीं करते थे, यानी मेरा मतलब ये कि आपका फ्लैट है, अपार्टमेंट है, फ्लोर है, तो बना बनाए ले रहे हैं आप, महानगर में से बना बनाए ले रहे हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वास्तु शांति कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब तो आजकल फ्लैट्स हो गए हैं, तो आजकल तो शांति का मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी है, तो मैं तो आपको सॉरी बोल सकता हूँ ना, तो सॉरी बोल के तो आप कुछ तो शांत हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो शांत करने के लिए जो होता है वो शांति है। अच्छा, एक होता है पूजा, यानी जब आप पूजा पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, आप घर का बना रहे हैं नीचे से, क्योंकि फाउंडेशन से कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर वास्तु पूजा होती है। तो वास्तु पूजा में वास्तु शांति मैंने एक बड़ा सिंपल वे में, लेमैन की भाषा में आपको एक अंतर बताया। तो वास्तु शांति करवानी चाहिए, वास्तु पूजा करवानी चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी जो है 100 करोड़ रुपये की थी, 50 करोड़ की मिल गई है, उसकी नेगेटिविटी का बेनिफिट हम ले लेते हैं, हम बिल्डर हैं। तो बहुत सारे बिल्डर ले भी लेते हैं इस चीज़ का फ़ायदा। बॉम्बे की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बॉम्बे पुणे रोड पे, हमने इसका विजिट किया। तो एक संत महात्मा वहाँ रहते थे, उन्हीं के नाम पे थी। तो कुछ एक लोगों ने मिल के, कुछ मतलब बदमाश कह लीजिए, जो भी है, इस टाइप के बिल्डर है वैसे, तो वो जो उस टाइप के लोगों ने उन्होंने लिया, तो उनको, लेकिन उन्होंने ठीक करवाया। जब हमें बुलवाया तो मैंने उनको बता दिया भाई यहाँ ये दिक्कत आ रही है। कहते क्या हाल है? बड़ा सिंपल सा हाल है कि वहाँ पर गाय का गोबर डालिए और गाय को रखिए, वहाँ का वास्तु ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए गाय को बछड़े वाली गाय होनी चाहिए, अच्छा, यानी ये दूध देती हो, ताकि वो आपकी चीज़ फलीभूत हो। तो वहाँ पे आप, वो डिपेंड करता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से वो एक संख्या निकाली जाती है कि कितनी गाय इसको रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु के अंदर में बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट है, क्योंकि वो बात भी नेचर की कर रहा है। नेचर मतलब भगवान, उसी को भगवान बोलता है। भ, उसी को 5 एलिमेंट्स है। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, उसका ऊपर आगन यानी आकाश, व मतलब वायु, ना मतलब नीर, और ये 5 एलिमेंट्स से हम बने हैं। तो उस समय जब हम इस वर्कशॉप में यही बताते हैं कि इसको मालूम ही नहीं है कि वो वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में कहाँ पर है। हमारे को आंसू आते हैं तो, पसीना आता है तो, हम मूत्र विसर्जन करते हैं तो, ठीक है ना, बॉडी के अंदर जो हमारे सलाइवा है, कुछ भी बात कर रहे हैं ना, या जो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में सब वाटर एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं, उसको फिर प्रैक्टिकली नहीं हो सकता तो हम उसको फिर आर्टिफिशियल ढंग से करते हैं। जैसे बॉडी में आयरन की कमी हो गई, लड़कियों को अधिकतर रहती है, तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर फिर आर्टिफिशियल ढंग से आपको कैप्सूल दे देता है। हाँ, तो फिर कैप्सूल खा लो तो बाकी फिर अपना डाइट ठीक कर लेना। तो इसी तरीके से हम उसको कलर स्कीम से ठीक कर सकते हैं, लाइट सिस्टम से ठीक कर सकते हैं, फाउंटेन से या लुकिंग मिरर से, या उसमें फ्लोरिंग कैसी होनी है, कारपेट कैसा आना है, उसमें वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है। तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि दान से, स्नान से, रत्न से, औषधि से, आपने पहना हो ना रत्न,
आपने पन्ना पहना हुआ है ना, हाँ जी पन्ना पहना हुआ है, जी। तो ये बुद्धि के लिए होता है, पैसे के लिए भी होता है। अच्छा ठीक है, मुझे तो किसी ने बोला था, मैंने पहन लिया। तो वैसे भी बुद्धिमान है, तो वैसे भी धनी है। तो चलिए, तो इस समय जो है आपने पत्थर पहना हुआ है, तो यानी दान से, स्नान से, रत्न से, औषधि से, दवाई से, बिल्कुल। फिर जप से, तप से, व्रत से, बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिनसे हम अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं, या अपने कर्मों को भी ठीक कर सकते हैं, या वैसे कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई, उसके हम क्षमा याचना या उसका उपाय या उसकी रेमेडी कर सकते हैं। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सारे कुछ काम आप घर से कर लीजिए, कुछ व्यक्तिगत कर लीजिए। कुछ मैंने ऐसे अब ये आप मुझे बताएंगे ये मिथ है कि क्या है कि कुछ वास्तु में ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे आपने कहा कि हर चीज का सोल्यूशन है वास्तु में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो आपको प्रॉपर तोड़वाना ही पड़ेगा। और एक आपका साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर मान लीजिए अब किसी का साउथ फेसिंग घर है, उसने इतनी मेहनत से घर कमाया है, पैसा कमाया है, उसने वो बहुत इतने सालों के बाद एक घर खरीदा, ठीक है, उसका साउथ फेसिंग उसका घर है, उसे वास्तु के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, साउथ फेस उसका घर है, फिर उसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी है, किचन है, तो अब ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे? अच्छा, इसलिए हम ना कस्टमाइज्ड वास्तु करते हैं। कस्टमाइज वास्तु क्या होता है? कस्टमाइज्ड का मतलब ये हो जाता है, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, गुड़ खाना अच्छी बात है, बट जो डायबिटिक को उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। टमाटर खाना अच्छी बात है, लेकिन जिसको पथरी बनती है उसको नहीं खाना चाहिए। टमाटर की तो अपनी प्रॉपर्टीज है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। हल्दी खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको जॉन्डिस हो, पीलिया हो, उसको नहीं लेना। तो हम चीजें सभी अच्छी हैं अगर उसका प्रयोग राइट वे में किया जाए, सही तरीके से किया जाए। पहली बात, अभी दिन बात आपको समझ में आ गई। कस्टमाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हैं तो गलत, बट व्यक्ति विशेष के लिए उतना गलत नहीं, या बिल्कुल भी गलत नहीं है, फायदा नहीं दे रही बट नुकसान में नहीं कर रही। हाँ, जिसको नहीं पता तो उसको तो पता होने से नहीं, ऐसा अच्छा है। एक आदमी विस्की पी रहा है, उसके तो उसे पता नहीं यार वो पी रहा है, तो कोई नुकसान नहीं करेगी। आपके नॉलेज का ठेका उन्होंने नहीं ले रखा कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है, आपको उसकी अवेयरनेस है या नहीं है। मेरे को पत्थरी भी बनती है, मैं टमाटर भी दबा के खाता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो मैं घी भी दबा के खा रहा हूँ, ये डायबिटिक भी हूँ और चीनी भी, मिठाई भी खूब खा रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा शरीर खराब नहीं होगा ही होगा। यहाँ पर पता होने की मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का लाइफस्टाइल ऐसा है, वो सुबह उठता है, रात तक मजदूरी करता है, शाम तक मजदूरी करता है, वो आधा किलो गुलाब जामुन खा भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, और आप अगर खाएंगे तो शायद बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। एक आदमी स्पोर्ट्स में है, ठीक है ना, मैं अब क्या ही बोलूँगा, किसी ज़माने में मैं बॉक्सिंग करता था, तो मैं जब बॉक्सिंग करता था तो मैं 3 जग लस्सी के पियाता था, 2 डोंगे सब्जी को होते थे, अच्छा 12 रोटी होती थी। तो बड़ा उस टाइम पुरानी बात हो गई। मैं लगभग कितने साल? लगभग कितने साल, आज से 30 साल हो गए, आदि से ये और मान लीजिए आप। अच्छा, कि जैसे हम कि 25 साल के थे हम, 22 साल 25 साल के बीच में थे। मैं YMCA है ना, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यहाँ का बॉक्सर हूँ मैं, तो उसमें रहा। तो उस टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन आज वही नरेश सिंगल है, वही समोसा है, वही रोटी है, तो बदल क्या गया समय। आज नहीं हम खा सकते वो चीज़ें, करेक्ट, ठीक है, आज वो लाइफ स्टाइल नहीं रहा, फर्क है ना बात का। तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि नॉर्थ ईस्ट में, जो आपके मूल क्वेश्चन था कि नॉर्थ ईस्ट वाली जो बात है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ चीज़ें सचमुच में ऐसी है जिनका कोई हल है नहीं, बहुत सॉलिड वाला कम ज़्यादा तो है। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो करे क्या भाई, मरेगा नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, यूनिवर्सल कैसे क्यों करें, आप बहुत सुंदर हैं, अब आपकी शादी करनी है, मुझे जो है XYZ से अपने बेटे से शादी करवानी है जी,
मैं को देखा लड़की तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है चल, लेकिन दिमाग खराब है उसका, तो वो करेगा। ये आप कर लो किसी लड़के से, ये लग रहा है देखो जी बिल्कुल सलमान खान जैसा है लेकिन पागल है, नहीं करेगा ना। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये यूनिवर्सल बात है कि उसका दिमाग तो ठीक होना ही चाहिए, शक्ल सेकेंडरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बोले ये बिल्कुल देखो जी मसल्स वैन है, सिक्स पैक है, फलाने हैं, ये वो है, ये ना बढ़िया इसके डोले शोले हैं जी, लेकिन ये इसकी टांगें ठीक नहीं है, तो कोई नहीं करेगा, ले करेगा, कोई तो कर लेगा, मतलब इन जनरल तो दोस्त है ना, दोस्त है ना। इसी तरीके से कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हैं जो कि वो ठीक होनी ही चाहिए। तो इसी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम बिल्कुल मना करते हैं, एब्सोल्युटली मना करते हैं, बट किसी एक वजह से मान लीजिए आप IAS हैं, IPS हैं, या वो बंगला सरकारी है, आपका पैसा भी है, मैन पावर भी है, टाइम भी है, लेकिन वो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो सरकारी बंगला है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ठीक है ना। अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमारे को उस दोष का उतना दुष्प्रभाव नहीं आता। एक फौजी ने बॉर्डर पे किसी को मारा तो उसको तगमे लगेंगे ना, उसको रिवार्ड इनाम जो भी कहिए शाबाशी मिलेगी। अरे मैं मार दूंगा तो मैं जेल में हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है ना। मैं तो इतना चाकू नहीं रख सकता, वो पुलिस चेन में नहीं रखता, AK-47 रखता है। आप ये नहीं कर सकते, इसीलिए कस्टमाइज्ड वास्तु बोलते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कह रहे थे, जब बात हो रही थी आने से पहले, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी हम बता देंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सी दिशा गलत रहेगी, आपके लिए क्या चीज़ है, बता पाएंगे हम उसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। इससे इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड वास्तु, यानी आपके पास कौन से एलिमेंट की कमी है, किस एलिमेंट की अधिकता है। अब दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि फिक्स कर दिया गया, यानी वास्तु एक इंजीनियरिंग स्टाइल का हो गया कि सबके लिए एक ही जैसा है, हाँ, सभी के लिए दिशा एक जैसी है। आपने बोला कि साउथ, अगर इसके बारे में साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, साउथ जापान, साउथ, मतलब कोई किसी भी कंट्री का साउथ पैसे वाले लोगों का। आज आपके पास आने से पहले विजिट करके आ रहा हूँ, सुविधा कुंज है प्रीतमपुरा में, दिल्ली में, वहाँ पर उनका साउथ फेसिंग घर में फाइनल करवा के हम 16.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 250 गज का प्लॉट है। अच्छा, हाँ, जबकि साउथ फेसिंग तो बिल्कुल बात है कि नहीं, जिसका काम चमड़े का है, केमिकल का है, लोहे का है, ओके, मेडिसिन का है, उनका प्लास्टिक का काम है, फैक्ट्री और के बवाना में, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। तो वहाँ पर जो उनके लिए ठीक है। यदि वही कोई टीचर है, कोचिंग कर, प्रोफेसर है, कोचिंग सेंटर है, उसके लिए ईस्ट अच्छा है। इसका पहले नाम होना चाहिए ना भाई। आप हैं, आप मीडिया लाइन में है या ग्लैमरस लाइन में है, या आप कल को मॉडल बन जाते हैं या आप एक्टर बन जाते हैं, भगवान ने आपको ऐसी पर्सनैलिटी दी है, तो फिर आपके लिए साउथ में अच्छा है। ओके, एलिमेंट फिल्म का है। तो ये डेट ऑफ बर्थ से, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप व्यापारी में माल लेते हैं और बेचते हैं, तो आपके लिए वेस्ट भी अच्छा है, आपके लिए नॉर्थ भी अच्छा है। और जो लोग शेयर्स का ही काम करते हैं, उनके लिए दोनों डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ भी अच्छी है, साउथ भी अच्छी है। तो इसलिए कस्टमाइज्ड वास्तु के अंदर में ये चीज़ पता लग जाती है कि कौन सी चीज़ किसके लिए बहुत ख़राब है, किसी के लिए सो है, किसी के लिए बियरेबल है तो सही, खराब चलता है, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक घर में 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड का बिजनेस चमड़े वाला हो गया तो उसके लिए साउथ फेस का अच्छा है, अब उसी की वाइफ अपोजिट है बिल्कुल, उसके लिए नॉर्थ अच्छा है, तो फिर कैसे करा जाए? हाँ, तो आप देखते होंगे ना, मान लीजिए घर में उसकी वाइफ जो टीचर है, अरे वो बिजनेसमैन है, तो उन दोनों में थोड़ी खटपट रहती है, अब मैं सवेरे स्कूल जाऊँ या मैं तुम्हारे पहले नाश्ता दूँ। ये तो हर घर में है। नहीं, हर घर में नहीं है, बट उसके बाद तो सोलर डिवीजन है ना इसी का, तो स्कूल जा रही है और सुबह 5 बजे उठ रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बात कर रहे हैं कि एक चीज़ की बात कर रहे हैं, पहली बात ये आपस में तालमेल की बात जो है ना, ये जो आपने पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ की बात कर दी, उन दोनों में कितना गुण मिलान है, कितना उनमें तालमेल है, ये इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है ना कि वास्तु पे।
अगेन मैं बोलता हूँ कि वास्तु 20% है, बाकी तो भाग्य है और आपका कर्म है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कर्म की बात, पूरी गीता में लिखा गया है। तो कर्म भी हमारे वास्तु के हिसाब से खराब नहीं होता? अगर मेरे घर की डायरेक्शन बहुत खराब है तो मेरे कर्मों पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी? नहीं डालता नहीं जी, डालता है ना, डायरेक्ट तो नहीं डालता ना, इमीडिएट तो नहीं कर देगा ना। अच्छा, वो काफी टाइम। आपने मुझे गाली दे दी, इमीडिएट है ना इसका असर। तो आपने मुझे नमस्ते करी, अच्छे से बात करी, तो हो सकती है मेरी आपकी मित्रता हो जाए, पर आपने मुझे टेढ़ा मेढ़ा बोला, कुछ गाली दे, हो सकता है हमारी आपकी दुश्मनी हो जाए, झगड़ा, दुश्मनी ना हो झगड़ा हो ही जाएगा। ठीक है। सर, जैसे कि कई ऐसे लोग बहुत मतलब उनका जब वो घर बनाते हैं तो वो कई वास्तु के बारे में नॉलेज रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन हो। बट हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि कई फ्लैट्स कोई उसमें सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो वो बने बनाए हैं ऑटोमेटिकली, तो उसमें वास्तु का कोई होता नहीं है, बल्कि बिल्डर्स ये कह के बेचते हैं कि भाई वास्तु के अकॉर्डिंग ही सारा बनाया हुआ है। बट जब उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद पता चलता है कि भाई ये वास्तु यहाँ नहीं होना चाहिए, ये खराब है, ये खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में वास्तु के हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं जिसमें हमें बिना तोड़फोड़, मतलब हमें कोई तोड़फोड़ ना करनी पड़े? अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में किसी के टॉयलेट है, अब उसे तोड़फोड़ नहीं कर सकता वो, तो वो क्या उपाय कर सकता है ऐसे? जी, पहली बात तो ये है ना कि हमें बिल्डर ये कह के बेचता है। बिल्डर दो तरीके से वास्तु गिराते हैं। बिल्डर ये कह के पहला उसका वास्तु कंसेप्ट ये होता है कि मेरे फ्लैट जल्दी बिक जाए, बिल्कुल मेरे लिए वास्तु करो। एक होता है कि इसमें रहने वाला व्यक्ति सुखी रहे। ये तो बहुत कम ही होता है। नहीं, ऐसे होते हैं, कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक बिल्डर जो कोशिश करता है, आज लोगों के दिमाग में इतनी अवेयरनेस तो रहती है कि वो अपने हिसाब से वास्तु कंसल्टेंट ले आते हैं या खुद कर लेते हैं, जो भी है। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको नॉलेज है, सबको नॉलेज नहीं होती जी। आप ये जो पॉडकास्ट देख के जो लोग आपके माध्यम से ऑडियंस जो सुन रही है, ये उनको वास्तु कंसल्टेंट नहीं बना रही है नॉलेज, ये उनको अवेयर कर रही है, बिल्कुल जागरूक कर रही है। जागरूक होना और कंसल्टेंट होने में बड़ा अंतर है, ठीक है। अब रही बात ये, तो मैंने आपको बताया पहले ही कि हम उसमें लुकिंग मिरर लगा सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ रंगों का चयन ऐसा कर सकते हैं। फिर भी यदि ऐसा है तो जब आप टॉयलेट के अंदर घुस गए तो उसके अंदर से जो लेटर बॉक्स के ऊपर जो रेड पेंट होता है ना, वो वाला पेंट कर दीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ओके, ठीक है। कुछ लोग इसमें टेप वगैरह भी लगाते हैं या कलर वो लगाते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये नहीं कि वो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट से हट गया, वर्चुअली हमने उसको हटाने की कोशिश की। जैसे हम लुकिंग मिरर का उपयोग करते हैं, वो डिस्टेंस में दिखती है ना, वो चीज़ दूर हो जाती है ना वो। तो कुछ चीज़ों को हम वर्चुअली या साइकोलॉजिकल उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ गई है, मैंने कहा बेटा चिंता करने की बात नहीं, आचल ना होना था सर, तो जा, तो आप चले गए, जीत भी आए, क्योंकि आपको हौसला नहीं कर पा रहे थे। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बट मैंने आपको एक बोल दिया मैं हूँ आपके साथ, तो आप चले गए। तो कुछ चीज़ें इस जिंदगी में सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं, और ये कुछ छोटी बात नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल बकायदा उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई है ना। तो जिंदगी में कोई भी ट्रीटमेंट सबसे पहले साइकोलॉजिकल ही स्टार्ट होता है। आप मंदिर जाते हैं, डायरेक्ट भगवान जी नहीं खड़े वहाँ पे, आपको पता होता है कि वो ना मूर्ति या वो प्रसाद मैंने खरीदा है, पैसे से खरीद के लाए हैं, और फिर उसी को ही वो उस पुजारी को देकर भगवान को अर्पित करके भोग लगा के फिर हम कहते हैं ये प्रसाद दे दो। फिर उस टाइम बूंदी नहीं बोलते, फिर हम ये हलवाई के पास जाते हैं, कहते बर्फी दे दो, बूंदी दे दो या XYZ, ठीक है ना, नारियल दे दो। तो बाद में क्या कहते हैं, प्रसाद दे दो। बहुत ज़्यादा बात होगी तो हम नारियल वाला प्रसाद दे दो। तो बूंदी से प्रसाद की जो प्रक्रिया है ना, इनिशियली साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन साइकोलॉजिकल कौन करेगा, कंसल्टेंट ही तो करेगा। आपको ये पता लग जाए कि नरेश सिंगल जो है ना, वो बाहर में सब्जी बेचता है, चने बेचता है, और फिर मैं आपको कहूँ देखो बेटा अपने घर का मुँह ना या अपना ना गाड़ी तो ऐसे पार्क करिए, अगर आप करोगे, आप कहोगे इतने बड़ा आदमी है तो तू तो सब्जी बेच रहा है, मेरी तो फिर भी कोठी है, चलो मैं उतना कमा नहीं रही हूँ जो मेरा लेवल है, लेकिन तेरा मेरा भी तो मुकाबला नहीं है ना। कहने का मेरा मतलब यह है कि हर आदमी की आप सलाह भी नहीं मान सकते,
हर आदमी की आप बात भी नहीं मान सकते, तो इसलिए उसका कंसल्टेंट होना चाहिए, तो वो उस चीज़ का मास्टर होना चाहिए, उसके पास की रीजनिंग भी होगी, उसके पास का सोल्यूशन भी होगा, उसको ये भी पता होगा। कस्टमाइज्ड वास्तु में हमें ये पता लग जाता है कि आपके ये घर बदलने की व्यवस्था कब आएगी, या जो अभी इसको तोड़ेंगे कब, या कब तोड़ना चाहिए। अगर हम बात करें टॉयलेट अगर ख़राब रहता है या कोई दिक्कत रहती है, फ्लश ठीक से नहीं हो रहा, तो जो लाल किताब वाले लोग हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं वो बोलते हैं कि राहु खराब है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है, वहाँ पे आपको पैसे भी अटके जाएंगे, पेमेंट भी रुक जाएगी, पेमेंट फंस जाएगी, ऑर्डर आया हुआ ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लड़की के लिए 5 साल तक तो कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आ रहा है तो लड़की को पसंद नहीं आ रही, एक से एक नौटंकी दिखा रहे हैं घर वाले, उसको अपनी भला टालना चाह रहे हैं। मतलब मैंने आंखों से देखा कि पेरेंट्स को वही बेटी जो पिता को या माँ को इतनी प्यारी लगती थी, उनकी जान निकलती होती है, जैसे वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, कुछ टाइम से शादी ना हो रही हो, तो ऐसा लोगों की जान आफत में आ जाती है। वो कहते हैं जहाँ मर्जी हो टाल दो यार, जाने दो यार। तो ऐसा हो जाता है, उनकी भी अपनी मजबूरी है समाज की। लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को एक अपनी तरफ से राय देना चाहता हूँ कि भाई समाज की इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी बेटी है, आपने पैदा किया, किसी वजह से किसी भी वजह से उसकी अगर शादी में विलम्ब हो गया है तो उसको बोझ ना मान लें, उसका साथ दें, शायद उस समय से पहले बूढ़ी होने से बच जाए, अदरवाइज आप उसे बूढ़ा कर देंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी भी है। अभी आप जैसे कस्टमाइज वास्तु की बात कर रहे हैं, आपने जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आपके लिए क्या वास्तु ठीक है, आपके घर का क्या नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने आज से पहले कहीं नहीं सुना। वास्तु सबके लिए आई थिंक जो आपने कहा ना स्टार्टिंग में कि सबके लिए एक प्रिंसिपल सा बना देते कि आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट डेट ऑफ बर्थ से मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। चाहिए तो आपको भी पता, मुझे भी पता, सच बोलना चाहिए। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, माँ बाप से, स्कूल टीचर से, संतों से, महात्माओं से ये सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली हम कितना सच बोल पाते हैं। तो मैं जो बात यहाँ पे करता हूँ ना, चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ, हम क्या कर सकते हैं ना, उस पर है मेरा फोकस। लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ कोई मांगता है तो इसलिए कि आपकी वो आप एस्ट्रोलॉजर या तो एस्ट्रोलॉजर कोई मांगता है या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट मांगता है, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट कभी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगता। तो आप क्या है, आप एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तु एक्सपर्ट है? हम लोग मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट मान लेते हैं। तो आप है नहीं? मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बेसिक समझ तो मुझे है उसकी भी। अच्छा। तो हमारा हिसाब तो जैसे WWF देखा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, बचपन सब कुछ आता होता है उनको, कराटे भी आते हैं उनको, बॉक्सिंग भी आती है उनको, सब कुछ आता होता है। बड़ी लास्टेस्ट चीज होती है WWF, ठीक है ना, तो उनको सब कुछ आता होता है। तो इसी तरीके से बेसिक्स तो हमें सरल कुछ ही पता ही होता है, वो तो है। और कस्टमाइज्ड वास्तु मैं करता हूँ ऐसा नहीं है, हर अच्छा कंसल्टेंट किसी भी रूप में उसकी दशा महादशा या उसका टाइम समय किसी भी रूप में देखे, चाहे वो हस्तरेखा से करे, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से करे, चाहे उसकी कुंडली से करे, किसी भी रूप में करे, वो ये जो देखेगा कि यह दिशा इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। आम इंसान जानना चाहता है कि भाई घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। कई लोगों के ऐसे सवाल होता है कि एक ही रूम है तो कहीं ना कहीं बेडरूम में हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए। आपका बात समझ गया कि आप ये चाह रहे हैं कि भी आम व्यक्ति के मन में जो भी है, हाँ, मंदिर को लेके कि वो कहाँ रखे, मंदिर को लेकर के। अब मैं एक जगह विजिट करने गया तो वो बड़े थोड़ा सा ना धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अच्छा। और कुछ लोग ना धार्मिक प्रवृत्ति के ना बड़े गलत तरीके से होते हैं, तो वो कहने लगे नहीं जी हम तो मंदिर अपने बेडरूम में बनाएंगे जी। कहते मैं तो सुबह उठता हूँ जी भगवान के दर्शन करता हूँ। तो मैंने कहा बेडरूम से मेरा मतलब है जहाँ पे पति पत्नी होते हैं, बेडरूम और भी होते हैं ना, वो हस्बैंड वाइफ का था। तो मैंने कहा भैया जब रात को सोते हो तो भगवान तो यही रहते हैं, तो क्या मात्र आप सोते ही हो? तो पहले तो क्या होता था ना कि रति कक्ष अलग होते थे, शयन कक्ष अलग होते थे, ठीक है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग होती थी, पति पत्नी भी अलग अलग सोते थे। रति कक्ष में जाते थे तो अलग बात होती थी, ठीक है ना। तो दोनों चीजों में अंतर ये वाली बात है। वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा कहता अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो किसी के पास एक ही कमरा हो तो फिर वो भगवान को नहीं रखेगा, मंदिर नहीं बनाएगा?
मैंने कहा जी आप किसी के पास एक ही कमरा है और उसने अपने बेटे की शादी कर दी, तो कैसे करेगा वो? या तो खुद बाहर जाएगा या बेटे को बाहर करेगा। ये उतना ही जरूरी चीज़ है जहाँ पर भी किसी भी तरीके से रति क्रिया है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, एज ग्रुप कोई भी हो, वो 20 साल के हों, 25 साल के हों, 100 साल के हों, वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की धार्मिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, कोई वो सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मंदिर तो वो दूर की बात। यदि कोई व्यक्ति अकेला है, सन्यासी है या अकेला रह गया, पत्नी नहीं रही, पति नहीं रहा, तो एक अलग बात है, वो फिर रख ले। ओके, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में अगर बाहर भी रखा जाए, मंदिर बेडरूम में ना रखे बाहर भी रखा जाए, तो किस डायरेक्शन? पहली बात तो यह कि घर में मंदिर नहीं होता, मंदिर में घर नहीं होता। जो पुजारी लोग मंदिर में रहते हैं वो भी गलत है, और जो हमारे जैसे लोग गृहस्थ लोग घर में मंदिर बनाते हैं वो भी गलत है। आपको बड़ा अजीब से लगेगी मेरी बात सुनने में। मंदिर शब्द नहीं है, पूजा स्थल है। पूजा स्थल के कुछ नियम है। उसका जो पर्दा है, कर्टन है, वो लाल रंग का, भगवे रंग का, केसरी रंग का नहीं होगा। 99% लोग ये लगाते हैं, फिर उनका पूजा में मन भी नहीं लगता। स्टैचू नहीं रखा जाता, मूर्ति नहीं रखी जाती, 3 डायमेंशनल नहीं रखा जाता। मूर्ति जब रखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो फिर तो जो हमें चाहिए भगवान को चाहिए, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो बेटर ये है कि आप एक पूजा स्थल बनाइए सूक्ष्म रूप में, फोटोग्राफ रखिए, पेंटिंग रखिए, तस्वीर रखिए, ना कि मूर्ति रखिए। अच्छा जी, ये तो लेकिन बहुत मतलब सरप्राइजिंग है कि घर में मंदिर ना होना, और आप कह रहे नहीं मंदिर नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ शब्द मतलब पूजा स्थल। पूजा स्थल होना चाहिए। तो पूजा स्थल के नियम भी तो अलग है ना, नियम भी तो अलग है। क्या नियम है? मैंने बताया ना कि लाल रंग, भगवा रंग, केसरी रंग का पर्दा नहीं होना, घंटी बजा के, शंख बजा के पूजा नहीं करनी। विशेष पूजा कर सकते हैं हम, आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो तो हम जैसे दिवाली में पूजा करते ही है ना, वहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी होते ही है ना, लेकिन वो किसके होते हैं? मिट्टी के होते हैं। अब हम रईस हो गए, चांदी के लिए आते हैं, उसको ऊपर से पेंट किया जाता है, कच्ची मिट्टी के होते हैं, वो पकाया नहीं जाता उनको। जैसे मटके को पकाया जाता है ना आग में, उसको पकाया नहीं जाता। उसको हम जब जल में देते हैं तो वो मिट्टी की तरह ही हो जाते हैं। तो कच्ची मिट्टी की अगर मूर्ति रखी जाए तो ठीक, वही रखना होता है। यस, वही ही रखना होता है। हाँ जी। तो उसका मंदिर बना के रख सकते हैं? नहीं जी नहीं, वो भी मंदिर नहीं। फोटोग्राफ रखने चाहिए। मैंने विशेष पूजा की बात की है कि दिमाग में आता है कि हम तो दिवाली की पूजा करते हैं, तो उसका आंसर दिया मैंने जी। लक्ष्मी गणेश जी की बात कर रही है मैं। लोगों को तो ये नहीं पता लक्ष्मी गणेश जी कौन है, मैं तो हैरान बड़ा होता हूँ। वो पति पत्नी मानते हैं। हाँ खैर, कई लोगों के तो ऐसे मिथ्या है, बट ऐसा तो सबकी बात से नहीं। मैं 1-2 लोगों में गया हूँ तो उनको नहीं पता, बताया नहीं जाता। लेकिन सर आपने तो कह दिया कि जैसे मंदिर नहीं ही रखना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई रखना चाहता, नहीं नहीं, मैंने मंदिर की बात नहीं, पूजा स्थल की बात की है। शब्द ठीक न होने की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपके हिसाब से मंदिर क्या है? मंदिर तो जिसमें कोई भी जा सके। अच्छा, जो बाहर हम लोग मंदिर करते हैं वो। मैं आपके घर में आऊँ, मैं कहूँगा बस आज चल मैं ना पूजा करके चला जाऊँगा, आपके पापा मुझे बाहर कर देंगे, कहेंगे ये मंदिर थोड़ी मेरा घर है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं तो अच्छा ही काम करूँगा ना, पूजा ही तो करूँगा, फिर भी आने देंगे मुझे? नहीं आने देंगे। ठीक है ना? तो मंदिर मतलब जहाँ सार्वजनिक है, जो सबके लिए है। पूजा स्थल व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत ही होता है। ओके। पूजा स्थल के अंदर मूर्ति ना भी हो, आप वैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूजा कर लो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ? तो नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थल होना चाहिए, जिसको आम आदमी मंदिर बोल देता है, वहाँ होना चाहिए। वहाँ नहीं हो सकता तो ईस्ट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेडरूम में तो बिल्कुल ना ही होना चाहिए। बेडरूम से मेरा मतलब जहाँ पे हस्बैंड वाइफ वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। बेटर है उसको कहीं और रख दो। आप सात्विक भोजन लेते हो, प्याज लहसुन का, अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीट मांस का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप किचन में भी रख सकते। ओके। माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर कहलाता है। ओके। अब जैसे अब अगर हम किचन की बात करें या कई कलर्स की भी बात करते हैं कि अगर आपका ये डिस्टर्ब है आपके घर में या हेल्थ वेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस कलर से उसको बैलेंस कर सकते हैं।
तो छोटी सी बातें बता रहा हूँ, यदि घर के साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जो कि किचन का एरिया है, मान लीजिए किचन की जगह पे वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, मान लीजिए, तो वहाँ पे जो लेडीज है उनको दिक्कत आई, उनके हेल्थ में, उनकी हेल्थ में दिक्कत आई। ओके। अब मान लीजिए वो साउथ ईस्ट कटा हुआ है, कटा हुआ कैसे मतलब? मान लीजिए वो टेबल में है, वो हिस्सा है ही नहीं, अच्छा, तिकोना है, हाँ हाँ, या कुछ कट है, या गोलाई में है, राउंड डिश है, फ्लैट है तो राउंड कर दिया और किचन भी राउंड हो गई, उन्हें फ्रंट एलिवेशन देने के लिए इसको राउंड कर दिया तो नेचुरली वो चीज़ कट गई, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट में कोई भी दोषों की गहरी बात है, एडवांस वास्तु की बात होती है, ये हम अपने कंटेंट हम कोर्स में भी लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी घटना है या ऐसी बीमारी कह लीजिए जो होती तो पुरुषों में, सफ़र करनी पड़ती है स्त्री को। जैसे मान लीजिए उसमें कुछ इम्पोर्टेंसी है, उसका मन नहीं कर रहा है साथ में होने को, ठीक है ना, और यंग एज है, रिक्वायरमेंट है, जब होना चाहिए, उसका धर्म है, उसका अधिकार है, पत्नी वो तो ठीक है, खुश है हस्बैंड तो, लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? वाइफ को। वाइफ। तो ये दोष ऐसा है जो होता आदमी में, भुगतना स्त्री को है। अभी छोटी सी बात है, इसकी वजह से डाइवोर्स तक भी होते हैं, इरिटेशन रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है। या हाउस वाइफ है, उसको लगता है कि मुझे करना क्या, यहीं पे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब हम इतने संस्कारों से कई बार नहीं भी बंधे होते, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं या बड़े हुए हैं जहाँ पे नेगेटिव है सब, वो अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए वास्तु काम करता है, इसलिए कराना चाहिए ताकि मजबूती में बना रहे, हम अपने पति को, अपने हस्बैंड को ये बात बोल सकें, इसका ट्रीटमेंट करा सकें, वास्तु ठीक करा सकें। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो हम कराएंगे भी क्या? बहुत बार आप देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, आदमी ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि जो घर के टॉयलेट है वो तो गलत दिशा में, वहां प्रॉब्लम आ जाती। यदि घर में बच्चे, संस्कारों की बात मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरे को बीच में याद आ गई, हमेशा आप सभी ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ आचरण के माध्यम से कि जब माँ बाप आपसे डरने लग जाएं कि हमारे बच्चे से हम कुछ सलाह करेंगे तो मुझे ऊंचा बोलेगा या बदतमीजी से बोलेगा या नाराज हो जाएगा या गुस्सा कर जाएगा, यानी किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ऐसे बच्चों को दोष लग जाता है। उनका चंद्रमा भी खराब हो जाता है, उनका सूर्य भी खराब हो जाता है एस्ट्रोलॉजिकल। सूर्य कौन है? पिता, और माँ कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, यानी 2 नंबर वाली बात कर रहे हैं। उसका 1 नंबर भी खराब हो गया और उसका 2 नंबर भी खराब। और ये तब की बात बता रहा हूँ जब उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है तो भी और 2 नंबर भी है तो भी। तो इसलिए जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, 2020 में भी पैदा हुए हैं, या उससे उन सब चीज़ों को, उनको पहले से इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। 99 के बाद की बात करें तो उनमें ये दिक्कत आ रही है वहाँ पर। तो अपने आप को, अपने चीज़ों को खराब ना करिए। आप अपने रिश्तों को ठीक करेंगे, आपका वास्तु भी ठीक होगा, आपका सब चीज़ ठीक होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर चंद्रमा ठीक करना है, यानी 2 नंबर को ठीक करना है, तो पत्नी से प्रेम कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, पुत्री से प्यार कीजिए, उसकी केयर कीजिए, आपका चंद्रमा ठीक हो। जी। यदि सूर्य ठीक करना है तो पिता को चरण छूइए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। 3 नंबर को ठीक करना है, गुरु को ठीक करना है, तो आप क्या करिए, जो भी आपके गुरु है, टीचर है, चाहे किसी भी टाइप का गुरु हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, कॉलेज के हो, वैसे हो, जो चीज़ सीखी हो उनसे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे गुरु जी डॉक्टर पूर्णचंद्र राव, इंजीनियर एचएम सलीम, 2 गुरु हैं मेरे मुख्य गुरु। मैं अपनी इस वर्कशॉप में कोशिश करूँगा उनको बुलाऊँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जो है उनको, आप उनको चीज़ें ठीक करिए। किसी को मान लीजिए शनि खराब है तो उसको ये अपने ताऊ की सेवा करिए तो भी ठीक होता है। फिर
तो पहले जो लोग होते थे ना, वो रिश्ते ठीक कर लेते थे, उनके घर अपने आप ठीक होते थे। करेक्ट। अपनी ड्यूटीज को अपने उस तरीके से करेंगे तो काफी हद तक ये चीजें काम करती हैं। आपके प्लैनेट सारे आपके आसपास के लोग ही होते हैं, जी। अगर उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे होने लगते हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी खत्म होने लगता है। नहीं, खत्म ना भी हो ना, उसका इम्पैक्ट कम आता है। हाँ, इम्पैक्ट कम होता है, राइट। जैसे कोविड आया, हाँ। कोविड तो सभी के लिए जैसे ही था ना, बहुत लोगों को कुछ नहीं हुआ। मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे घर वाले बड़ी चिंता करते थे, ठीक है ना। उनको लगता था नहीं नहीं 50 साल से ऊपर है तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मुझे लगता था अब तो कुछ है ही नहीं, कोई गंदगी है ही नहीं, सब तो साफ है। मैं तो खूब घूमता था। मेरे एक क्लाइंट है, तो उन्होंने मुझे वो स्टिकर लगा दिया था गाड़ी पे, उनका बायोमेडिकल वेस्ट का काम है, तो उन्होंने लगा दिया था। तो मैं तो सब जगह खूब घूमा। घर वाला बड़ी चिंता करते थे। मैं कहा तुमने जो जो मंगवाना मुझे बता दो, मैं सब लाती खुशी। जी। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट तो सबके लिए एक जैसा है। अगर आपकी ताकत है आप में, तो आप उसमें काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, वास्तु में भी लागू होता है। ठीक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मुझे नया मिला एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वास्तु के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में है, जहन में है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।